ऑलराइट गाइस, सो अब अपन देखेंगे पिंक कलर में ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ऑक्सी एसिड्स में कौन कौन से आ गया? आपका HNO3 आ गया सबसे पहले तो। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तीनों HNO3 हो गया। ठीक है, ये डेटिव बॉन्ड रहता है, ये वाला जो बॉन्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड रहता है। HNO2 होता है तुम्हारा एक। ठीक है, नाइट्रिक एसिड कलरलेस होता है, ये होता है नाइट्रस एसिड। ठीक है, नाइट्रस एसिड ये कलरलेस होता है और इसका कलर और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, फिर एक आता है H2N2O2, ये होता है तुम्हारा हाइपोनाइट्रस एसिड। इसके सामने हाइपो लगा दो, हाइपोनाइट्रस एसिड। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर रहती है इसकी। ठीक है, फिर अपना आता है HNO4 या HNO2O2, HNO4। ठीक है, अब HNO4 क्या दिखता है? ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है, फिर आता है HNOO2। ठीक है, HNO3 नहीं है, ये HNOO2 है, ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ये अपनी स्ट्रक्चर्स हो गई, ये आपको याद होनी चाहिए। नाइट्रस एसिड पेल ब्लू होता है। ठीक है, इसको कहते हैं हाइपोनाइट्रस, इसको कहते हैं पर नाइट्रिक एसिड या परऑक्सी नाइट्रिक एसिड, और इसको कहते हैं परऑक्सी नाइट्रस एसिड। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी रहेगी। हेलो, हाँ सॉरी, बीच में पॉज हो गया था। तो अपन बात करते हैं HNO2 की, नाइट्रस एसिड की। ठीक है, नाइट्रस एसिड है, इसमें अपन क्या करते हैं? अपन BaNO2 होल ट्वाइस को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो ये HNO2 देता है और BaSO4 तुम्हारा नीचे सेटल हो जाता है। ठीक है, तो ये एक अपना तरीका होता है बनाने का। प्रॉपर्टीज की बात करें, अनस्टेबल वीक एसिड होता है, एक्वा सॉल्यूशन में ही मिलता है। इसको कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करते हैं तो डिकम्पोजिशन हो जाती है कुछ इस तरीके से। HNO2 को अपन कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो ये HNO3 बन जाता है, NO बन जाता है और H2O बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, रिमेंबर रखनी है, चीज इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अलावा ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आयोडाइड्स को आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है, फेरस सॉल्ट को फेरिक बना देता है, स्टेनस को स्टेनिक बना देता है, सल्फाइड्स को सल्फेट बना देता है। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ ये NO3 माइनस के अंदर ऑक्सीडाइज भी हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन KMNO4 लेते हैं, ठीक है, अरे वाह पिंक कलर भी है यहाँ पे, तो क्या बात, थोड़ा और पर्पल होता तो अच्छा रहता, बट ठीक है। तो ये MnCl2 बना देता है, साथ में KNO3 वगैरह वगैरह बनता है। तो NO3 माइनस बेसिकली बन रहा है, मेरा पॉइंट ये था। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हो। फिर आता है नाइट्रिक एसिड HNO3। नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन करने की अगर अपन बात करें तो NaNO3 लो, उसमें HCl डाल दो, सॉरी H2SO4 डाल दो, तो NaHSO4 बनेगा और तुम्हारे पास बन जाएगा HNO3। तो ये तरीका हो गया। इसके अलावा एक होता है ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, और ये इंपॉर्टेंट है। ऑस्टवाल्ड याद है, वो ऑक्टोपस नहीं आता था बचपन में? तुम लोग देखते थे कि नहीं देखते थे भाई, पता नहीं, मतलब हमारे टाइम तो आता था, यूट्यूब पर भी ऑस्टवाल्ड एक ऑक्टोपस होता था, बढ़िया सा, बढ़िया आता था यार वो। तो इसमें क्या प्रोसेस रहती है? NH3 आप लेते हो, इसमें डालते हो तुम ऑक्सीजन एयर से, और इसमें कैटलिस्ट याद रखना है क्या है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, PT या RH का कैटलिस्ट लेते हैं, गॉज कैटलिस्ट कहते हैं इसको, गॉज GAUGE कैटलिस्ट। ठीक है, और 500 केल्विन टेम्परेचर होता है, 9 बार इस पे रहता है टेम्परेचर, 9 बार इस पे रहता है प्रेशर। तो ये तुम्हें NO देता है प्लस H2O देता है। ठीक है, तो ये तुम्हारी होती है ऑस्टवाल्ड्स प्रोसेस। नाइट्रिक एसिड जो इस तरह से बनता है, ये तुम्हारा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर बना देता है NO2। ठीक है, और इस NO2 के अपन पानी में डालते हैं तो HNO3 प्लस NO बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हो, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस याद रखना। कलरलेस लिक्विड होता है ना? इसके अंदर जब आप लेबोरेटरी ग्रेड लेते हो ना, तो 68% इसके अंदर HNO3 रहता है। ठीक है ना, और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5x लगभग रहती है। HNO3 जब गैसियस स्टेट में तो प्लेनर मॉलिक्यूल की तरह रहता है। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ज्यादातर मेटल्स को अटैक कर देता है एक्सेप्ट फॉर नोबल मेटल्स। ठीक है ना, तो अपन इसके अगर रिएक्शंस की बात करें, कुछ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस में इसकी बता देता तुम लोगों को। जैसे अगर अपन इसकी रिएक्शन कराते हैं, कोल्ड एंड डाइल्यूट HNO3 अपन डालते हैं, जैसे Mg या Mn के अंदर। ठीक है, तो ये बन जाता है MnO3 होल ट्वाइस। ठीक है, यहाँ पे M इज द मेटल, Mg या Mn के अंदर कोल्ड एंड डाइल्यूट डालते हैं। जिंक के अंदर अगर अपन डालते हैं, वेरी डाइल्यूट अगर डालते हैं, तो ये बनाता है NH4NO3 बना देता है। ठीक है ना, डाइल्यूट डालते हो तो फिर आपका N2O बना देता है, और अगर कॉन्सेंट्रेटेड डालते हो तो ये बना देता है तुम्हारा
NO2। तो ये याद रखना है कि जिंक के अंदर अगर अपन वेरी डाइल्यूट HNO3 डालेंगे तो ये बनेगा, डाइल्यूट डालेंगे तो ये बनेगा, और कॉन्सेंट्रेट डालेंगे तो ये बनेगा। ठीक है। टिन की बात करें, टिन के अंदर अगर तुम डालते हो डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड डालते हो अगर तुम HNO3 तो ये बनाएगा तुम्हारा NH4NO3। ये सब याद होना चाहिए। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पे कोल्ड एंड डाइल्यूट होता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड लेते हो तो बना देता है क्या, NO2। याद रखना है, ये सब है ना, भूलना नहीं है। फिर अगर अपन बात करें लेड की, अब लेड की रिएक्शन तो काफी सारी रहती है। डाइल्यूट यूज करते हो तो ये बना देता है तुम्हारा NO। ठीक है, अगर तुम कॉन्सेंट्रेटेड यूज करते हो तो NO2 बना देता है। ठीक है, तो ये चलो अच्छा हो गया। अगर अपन बात करें इन मेटल्स की, कॉपर, सिल्वर या मरकरी, इनको अगर तुम रिएक्ट कराते हो डाइल्यूट के साथ तो ये NO बना देते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ रिएक्ट कराते हो तो ये NO2 बना देते हैं। मेटलॉइड्स की बात करें, SB या AS की बात करें, इनमें केवल कॉन्सेंट्रेटेड के साथ रिएक्शन होती है और NO2 बन जाता है। ठीक है, तो याद रखना है भाई ये। ठीक है, अब इनमें जैसे इसके अंदर तुम्हारा बन जाता है, जैसे एंटीमोनिक एसिड बनता है SB के साथ, है ना। अगर तुम टिन की रिएक्शन कराते हो जैसे कॉन्सेंट्रेटेड तो मेटास्टेनिक एसिड बनता है, तो ठीक है तुम वो सब बना लोगे, आई डोंट थिंक उसमें ज्यादा कोई इशू है ना। मोस्टली आपको नाइट्रेट बनाना रहता है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको बता दिया। मेन आपको याद रखना है कि N का क्या होता है। ठीक है, तो याद रखना कि भाई तुम्हारा N जो है वो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में कब जा रहा है, वो मेन तुम्हें याद रखना है, वो मैंने तुम्हें बता दिया है। ओके, अब ये कई बार ऐसी रिएक्शन भी दे देता है, जैसे I2 वगैरह के अंदर डालते हो, नॉन मेटल्स को भी बेसिकली ये ऑक्सीडाइज कई बार कर देता है। जैसे I2 के अंदर अगर अपन HNO3 डालेंगे तो ये पता है क्या बनाता है, HiO3 बनाता है और NO2 बना देता है। तो यहाँ पे देखो I2 तुम्हारा 0 से पहुंच गया +5 के अंदर, बहुत बढ़िया। ठीक है, कार्बन के अंदर HNO3 डालते हो तो ये बना डालता है तुम्हारा CO2 + NO2। इसके अलावा तुम एसिड डालते हो HNO3 के अंदर तो ये बना डालता है तुम्हारा H2SO4 + NO2। P4 के अंदर अगर तुम डालते हो HNO3 तो ये बना डालता है तुम्हारा H3PO4 और NO2। ठीक है ना, तो ये होता है अपना। अब नेक्स्ट आता है तुम्हारा ब्राउन रिंग टेस्ट। ठीक है, ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर तुम, ये एक टेस्ट होता है जिससे अपन पहचान सकते हैं यार कि तुम्हारा नाइट्रेट प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसमें अपन क्या करते हैं, अपन इसके अंदर एक डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन डालते हैं एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग नाइट्रेट आयन के अंदर। वहां पे अपन फिर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं साइड ऑफ द ट्यूब से, तो एक ब्राउन रिंग बन जाती है। अब मैं इसकी रिएक्शन तुम्हें लिख के बता देता हूं, वैसे मैंने ऑलरेडी बता रखी क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर। ये NO बना देता है प्लस Fe3+, और भी H2O वगैरह भी बनते रहते साइड में, सो दैट इज नॉट व्हाट वी आर कंसर्न्ड अबाउट। ठीक है, फिर ये तुम्हारा जो कॉम्प्लेक्स है ये रिएक्ट रहता है NO के साथ और ये बना देता है एक ये वाला कॉम्प्लेक्स जो तुम्हारी ब्राउन रिंग को कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, तो ये चीज आप दिमाग में, मतलब ये पूरा 5+, तो ये चीज आप 2+, ये चीज आप दिमाग में रखें। ठीक है, तो ये ब्राउन रिंग टेस्ट का हो गया। यूजेस की बात करें तो ये मैन्युफैक्चर करने में काम आता है अमोनियम नाइट्रेट को, और बाकी फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाने में काम आता है, और भी कई सारे TNT वगैरह बनाने में काम आता है काफी सारे कंपाउंड्स में। ठीक है, इसके अलावा स्टेनलेस स्टील की पिकलिंग में काम आता है, एचिंग ऑफ मेटल में काम आता है ना। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। अब मैंने आपको जो रिएक्शंस बताई थी ना, मैंने आपको थोड़ी देर पहले HNO3 की अलग अलग मेटल के साथ, उसकी एक ट्रिक भी मैं बता देता हूँ कि पहला तो आपको केवल जो गैस बन रही है वो याद रखना है, और दूसरा ये कि अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लेते हो तो हर बार NO2 बनाता हो, जो तुम देखोगे कि बन भी रहेगी। कॉन्सेंट्रेटेड लेने पर हर बार NO2 बनता है। ठीक है, तो उससे टेबल आप इजीली शायद याद कर लोगे, एक ट्रिक आई मेरे दिमाग में, मैं बता दी। ओके, अब अपन बात करने वाले ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस की। तो ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस होते हैं तुम्हारे H3PO2 रहता है जैसे एक, ये होता है तुम्हारा हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, जिसके अंदर आपकी प्रिपरेशन होती है व्हाइट P4 प्लस एल्कलाइसिस की प्रिपरेशन होती है। फिर आता है तुम्हारा H3PO3, इसके अंदर P2O3 और H2O को मिलाते हैं तो मैं प्रिपरेशन हो जाती है। फिर आता है तुम्हारा पायरोफॉस्फोरस एसिड H4P2O5, इसमें क्या होता है कि तुम्हारा PCl3 के अंदर H3PO3 मिलाते हैं तो प्रिपरेशन होती है। फिर तुम्हारा आता है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O6, इसके अंदर तुम्हारा रेड P4 प्लस एल्कलाई यूज होता है। ठीक है, डिफरेंट, इसके अंदर व्हाइट P4 प्लस एल्कलाई था, इसके अंदर रेड P4 प्लस एल्कलाई है। फिर तुम्हारा आता है H3PO4। ठीक है, ये तुम्हारा होता है नॉर्मल ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इसमें P4O10 के अंदर अपन H2O मिलाते हैं। फिर तुम्हारा आता है H4P2O7। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अपन इसको फॉस्फोरिक एसिड के साथ हीट करते हैं, मतलब फॉस्फोरिक एसिड को अपन हीट करते हैं तो ये अपना बन जाता है। और लास्ट आता है अपना मेटाफॉस्फोरिक एसिड, जिसमें क्या होता है HPO3 पावर N। ठीक है,
तो अब ये बनता है फॉस्फोरस एसिड और Br2 को हीट करके एक सील टेस्ट ट्यूब में। तो ये तो हो गए भाई ये चीज, इनके में से कुछ की मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ ताकि तुम लोग याद रख पाओ भी कैसे क्या होता है। जैसे अपना H3PO4 की स्ट्रक्चर बनाया तो इसमें क्या होता है, ये देखो ये 3 OH इसमें रहते हैं। अब आपको जैसे H3PO2 बनाना है या H3PO3 बनाना है तो क्या करो, इनमें से एक को H बना दो, तो ये बन गया तुम्हारा H3PO3। अब तुम्हें H3PO2 बनाना है तो ये एक और H कर दो, ये देखो बन गया H3PO2। ठीक है, अगर तुम्हें H4P2O7 बनाना है तो क्या करना है आपको, ये दो लेने, इनको जोड़ लेना है। ठीक है, और बाकी वाले के अंदर यहाँ पे H कर दो और जोड़ दो। ठीक है, तो आई डोंट थिंक इतना कोई डिफिकल्ट है। ये H4P2O5 बनाना है तो यहाँ पे OH हटा के H कर दो। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर वगैरह आप बना लोगे, आई डोंट थिंक उसमें आपको कोई इश्यू है। और जब आपको ऐसा हो कि HPO3 होल N को करना है तो फिर आप आगे जोड़ते जाओ, यहाँ पे एक और P जोड़ दो, यहाँ पे एक और P जोड़ दो, ऐसे ऑक्सीजन लगा के, है ना। तो वो आप इंट्यूटिवली कर सकते हो, वरना भी मैंने स्ट्रक्चर सबकी बना के बता दिए। ठीक है, अब इसके अंदर अपन हीटिंग वगैरह का थोड़ा देखते हैं कि हीट करने पर क्या होता है। H3PO4 को अगर तुम हीट करते हो तो तुम्हारे पास बन जाता है H4P2O7, याद रखना है ये। ठीक है, H4P2O7 को हीट करते हो तो ये बना देता है HPO3। अगर तुम NaH2PO4 को हीट करते हो तो ये बना देता है NaPO3 प्लस H2O। अगर तुम Na2HPO4 को हीट करते हो तो ये बना देता है Na4P2O7। अगर तुम NaNH4HPO4 को हीट करते हो तो ये बना देता है तुम्हारा NaPO3 प्लस NH3, इसमें अमोनिया रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। तो ये तो हो गया अपना ऑक्सी एसिड और फॉस्फोरस, ज्यादा कुछ था नहीं इसके अंदर। अब यहाँ पे एक आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि पीएच बॉन्ड्स का नंबर जैसे बढ़ता है ना, उतना ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर बढ़ता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर तुम्हारे किसी, जैसे फॉर एग्जांपल H3PO4 की बात करें, उसमें पीएच बॉन्ड कितना है, एक भी नहीं। H3PO2 में 2 पीएच बॉन्ड है, तो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, H3PO2। तो ये दिमाग में बात रख सकते हो। केवल फॉस्फोरस पे ऐसा नहीं कि हर जगह ला के आ जाओ। ऑक्सीडाइजर और सल्फर की बात करें तो काफी सारे बनाता है ये। ठीक है, अपन बात करें सबसे पहले H2SO4 की जैसे। ठीक है, H2SO4 जैसे थोड़ा इंपॉर्टेंट है एक। इसकी स्ट्रक्चर तुम्हारी रहती है कुछ इस तरह की, देखो पढ़ी हुई है तुम लोगों ने कितनी बार, ये तो इंट्यूटिवली गेस भी हो रही है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल है ना। बनता कैसे है, बर्निंग ऑफ सल्फर से। ठीक है, मतलब सल्फाइड और को एयर में बनाते हो तो SO2 बन जाता है। फिर उस SO2 को अपन SO3 में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, यूजिंग कैटलिस्ट V2O5। फिर उसको अपन H2SO4 के अंदर एड्सॉर्ब करते हैं H2SO7 ओलियम बनाने के लिए। फिर उसमें अपन और उसके अंदर से SO2 को प्रोफाइल करते हैं, डस्ट वगैरह रिमूव वगैरह करते हैं, और उसके बाद अपन H2H2O7 जो है उसमें अपन वाटर मिलाते हैं, H2SO4 अलग हो जाता है। इसको कहा जाता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, और मैं इसकी रिएक्शंस लिख देता हूं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस को बोला जाता है और अपन इसकी रिएक्शन लिख देते हैं कि भाई क्या है। ठीक है, सबसे पहले अपन लेते हैं SO2, उसको एयर में बर्न करते हैं और मिलता है SO3। ठीक है, V2O5 के प्रेजेंस में। अभी जो SO3 है इसको अपन डालते हैं H2SO4 के अंदर जो ऑलरेडी मिला होता है, और उससे अपने पास ओलियम बन जाता है। ठीक है, ओलियम स्टोर करना इजी है इसलिए अपन इसको बनाते हैं। इसके अंदर अपन अब डालते हैं H2O, तो ये अपने को H2SO4 दे देता है प्योर। ठीक है, तो ये अपना हो जाता है 96 to 98% प्योर ये रहता है। एक और तरीका ये भी है, लेड चेंबर प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं, SO2 प्लस एयर डालते हैं प्लस H2O डालते हैं, और इसमें NO कैटलिस्ट की तरह काम करता है, और H2SO4 बन जाता है, और NO तुम्हारा यूं कहीं रह जाता है, विच इज अ कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये अब आउटडेटेड है, इसको इतना याद नहीं रखना। ठीक है, और इसको ये जो H2SO4 बनता है इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल बोला जाता है, विच इज अ कॉमन नेम फॉर H2SO4। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। कलरलेस डेंस ऑयली लिक्विड होता है। ठीक है, इसके अंदर लो वॉलेटिलिटी होता है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर होता है, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर होता है, और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है आपको सॉल्यूशन में। तो केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। तो सबसे पहले एसिड तो होता ही है, ये तुम लोग को पता ही है। Na2CO3 के साथ जैसे मिलाओगे इसको तो क्या बनाएगा, ये NaSO4 बना देगा, सॉरी Na2SO4 बना देगा, और तुम्हारा बन जाएगा CO2 और H2O तुम्हारी रिलीज हो जाएगी। तो ये रिएक्शन सबको पता ही है यार, इसमें कुछ नई बात नहीं है। ठीक है, या जैसे अपन बात KNO3 के साथ जैसे रिएक्ट कराते हो इसको H2SO4 को, तो ये सब रिएक्शन यार आप 9-10 से पढ़ते आ रहे हो, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे KHO4 बन जाएगा और यहाँ पे HNO3 बन जाएगा। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट फिर भी कह सकते हैं कि भाई एक ही डिस्प्लेस हो रहा है। कुछ लोग K2SO4 बनाना चाहेंगे, लेकिन KHS4 आपको याद रखना है ना।
अब हम बात करते हैं डिहाइड्रेटिंग एक्शन ऑफ H2SO4 में। तो अगर तुम जैसे लेते हो मतलब ये काफी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट रहता है ये, ठीक है ना। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट आप लेते हो, फॉर एग्जांपल पर लेते हैं C12H22O11 जैसे लेते हैं, इसमें हम H2SO4 डालते हैं, तो ये तुम्हारा कार्बन H2O अलग कर देता है, ठीक है। या तुम लेते हो ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4 लेते हो, इसके अंदर तुम डालते हो H2SO4, तो ये तुम्हारा CO प्लस CO2 बना देगा और H2O तुम्हारा रिलीज हो जाएगा। तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट कर रहा है, इसमें से कार्बोहाइड्रेट में से हाइड्रेट वाला पार्ट जो है, यानी जो पानी वाला पार्ट है, वो रिमूव कर रहा है। हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड येलो कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा फीलिंग आएगा, है ना। ये भी एक काफी मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे अगर आप लेते हो Cu, इसके अंदर अगर आप डालते हो H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है ना, तो ये तुम्हारा बना देता है CuSO4 विद H2O। इसके अलावा अगर आप लेते हो सल्फर, इसके अंदर तुम डालते हो सेम चीज, तो तुम्हें मिल जाता है SO2 प्लस H2O। अगर तुम लेते हो कार्बन, इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड वापस से लेते हो, तो तुम्हें मिल जाता है CO2 प्लस SO2 प्लस H2O। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखो, यहाँ पे SO2 बन रहा है, SO3 नहीं बन रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे तुम KBr ले रहे हो, उसके अंदर तुम अगर डाल रहे हो H2SO4, तो तुम्हें मिलेगा KHSO4 और HBr, जो फर्दर जाके Br2 में भी कन्वर्ट हो जाता है ना। HBr, हाँ मतलब H2SO4 के साथ अगर आप HBr को रिएक्ट कराते हो, मतलब यही HBr जो है H2SO4 के साथ रिएक्ट करके तुम्हें दे देता है H2O प्लस Br2 प्लस SO2। तो ये Br2 तुम्हारी रिलीज हो गई जैसे, है ना। तो चलो ठीक है, ये भी हो गया। PCl5 के साथ रिएक्ट करके ये तुम्हारा मोनो एंड डाई एसिड क्लोराइड बना देता है जैसे, और इसका मैकेनिज्म भी कहीं ना कहीं तुम्हें दिख ही रहा है यहाँ पे। HCl है ये, ठीक है। और सिमिलरली अगर अपन बात करें यही रिएक्शन जो है, इसमें कई बार ऐसा भी हो जाता है कि यहाँ पे एक और Cl आ जाता है और यहाँ पे तुम्हारा POCl3 तो वही का भी रहता है, HCl बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा अगर अपन K4FeCN6 इसके साथ रिएक्शन कराते हैं H2SO4 की एंड वाटर के साथ, तो ये तुम्हें देता है हीट करते समय, तो ये देता है तुम्हारा K2SO4 प्लस FeSO4 प्लस NH4 होल ट्वाइस SO4, सॉरी यहाँ पे होल ट्वाइस, हाँ होल ट्वाइस रहेगा एक्चुअली यहाँ पे, और यहाँ पे तुम्हें 6HCO मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये अपनी रिएक्शन जैसे रहती है। इसके अलावा अगर अपन KClO3 जैसे लेते हैं, इसके अंदर अगर अपन डालते हैं H2SO4, तो ये तुम्हें देता है KHSO4। देखो K2SO4 यूजुअली नहीं बन रहा है, KHSO4 बन रहा है, तो ये दिमाग में रख सकते हो तुम, कभी क्वेश्चन आ जाए इस तरह का तो। HClO4 बनता है और ClO2 बनता है, वापस से ClO2 HClO4, इस तरह की अजीबोगरीब चीजें कहीं बन रही हो, आपको याद रखना है ना, क्योंकि वो एक रिएक्शन ऐसी है जो आ सकती है। कहीं पे भी अनयूजुअल कंपाउंड बन रहा हो ना, उसको याद रख लो कि यूजुअल कंपाउंड तो तुम लोग बना लोगे ना सोच समझ के। यूजेस तो बहुत सारे हैं यार, काफी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है, फर्टिलाइजर की तैयारी में काम आता है, पेट्रोल रिफाइनिंग में काम आता है, पेंट्स पिगमेंट्स डाई स्टफ बनाने में काम आता है, डिटर्जेंट इंडस्ट्री में काफी काम है, मेटलर्जिकल एप्लीकेशन है काफी सारे, है ना, लैबोरेटरी के अंदर तो काम आता ही है। तो काम का तो बहुत सारा है भाई, H2SO4 की कमी नहीं है। अब अपन बात करते हैं सल्फ्यूरस एसिड की, H2SO3 की बात करते हैं, ठीक है। तो ये केवल सॉल्यूशन में मिलता है। कैसे बनेगा, SO2 को तुम डाल दो H2O में तो बन जाएगा तुम्हारा H2SO3, थोड़ी देर पहले हमने देखा भी था, है ना। तो इसकी प्रॉपर्टीज, स्ट्रॉन्ग डाइबेसिक एसिड होता है, HSO3 माइनस आयन बनाता है, फिर एक बार और टूट के SO3 माइनस आयन बनाता है। दो तरह के सॉल्ट बनते हैं, बाइसल्फाइड और सल्फाइड, देखा ही अपन ने। रिड्यूसिंग नेचर इसका रहता है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज इसकी रहते हैं, है ना। और कई बार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी आ जाता है अगर इसको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मिल जाए तो, ठीक है। तो इसमें कुछ खास है नहीं है सच, ठीक है। ये तुम इसका स्ट्रक्चर देख लो भले, एक बॉन्ड सिग्मा एक बॉन्ड पाई रहता है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड O- के साथ, यहाँ पे एक और सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे तुम्हारा लोन पे और टेट्राहेड्रल टाइप की ये स्ट्रक्चर बन जाती है। अब अपन आते हैं यार ब्लू कलर में चेंज करते हैं पहले तो। अब अपन आ जाते हैं हेलाइड एंड ऑक्सी हेलाइड पे, ठीक है। तो आई नो काफी सारी रिएक्शंस हो गई हैं, याद करते जाओ इनको, और कोई तरीका नहीं है इसका, ये फैक्ट्स ही हैं, ठीक है। अब इनकी एक नोटबुक बना के भी मैं आपको दे सकता था कि भाई ये लो नोट्स ले लो, याद कर लो, बट ठीक है मैं तुम्हें बोल के बता रहा हूँ ताकि यार दिमाग में चीजें जाती है, और आप खुद से अगर कुछ चीजें लिखोगे, सुनोगे, बार बार रिपीट करोगे तो कई बार चीजें याद हो जाती है, ठीक है ना। सो फॉर दैट प्रोसेस इट इज इंपॉर्टेंट कि आप इन वीडियोस को देखें। कुछ बच्चे सो जाते हैं, प्लीज अवॉइड करें उस चीज को, है ना। अब अपन बात करते हैं कि पहला अपना होता है PCl3। जैसे बात करें PCl3 बनता कैसे है, तो P4 के अंदर Cl2 डाल दो, ये लो बन गया PCl3,
ठीक है। तो यहाँ पे ड्राई क्लोरीन होनी चाहिए और व्हाइट फॉस्फोरस के ऊपर पास करना है। और एक काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी रहती है, इस पे जेईई एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है डायरेक्ट इस रिएक्शन से, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था इंटीजर टाइप, जहां तक मुझे याद है। देखो वही है, मतलब जेईई एडवांस वाले क्या करेंगे, तुम्हें कोई ऐसी रिएक्शन पूछेंगे जिसमें रिएजेंट्स तो बड़े कॉमन हो, जैसे P4 वगैरह काफी कॉमन रिएजेंट है, SOCl2 भी काफी कॉमन है, लेकिन उसके जो प्रोडक्ट्स हैं थोड़े अजीब हो। जैसे H2Cl2 तुमने कहीं देखा है क्या जिंदगी में आज तक? नहीं, है ना। तो ये एक अनयूजुअल रिएक्शन होगी, तो ऐसी रिएक्शन आपको याद करनी है। अब ऐसा नहीं कि कोई अगड़म पगड़म जाके यूरेनियम की रिएक्शन, पोलोनियम की रिएक्शन याद करो, नहीं। जो अपने नॉर्मल रिएजेंट है, जो एनसीईआरटी के अंदर रिएजेंट्स है ना, उसके अंदर अगर ऐसी कोई रिएक्शन बन रही है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अपना क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है, उसके अंदर काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट बनता है। ब्राउन रिंग टेस्ट में काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट बनता है, ये जैसे रिएक्शन है, तो इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि थोड़े अनयूजुअल रिएक्शन है ना, तो याद करें। कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है, हाइड्रोलिसिस हो जाती है इसकी मॉइस्चर के साथ, ठीक है। तो PCl3 में अगर तुम H2O डालोगे तो ये तुम्हें H3PO3 विद HCl दे देगा, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ ये रिएक्ट करता है, कई बार अपन ने देखा है ये PCl3 के अंदर देखा हुआ है अपन ने, है ना। SN1 SN2 वगैरह जब अपन पढ़ रहे थे, उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं कि भाई PCl3 अपन ने यूज किया है, OH ग्रुप ROH के अंदर अपन ने यूज किया है, भूल गए कि याद है ना। इसमें डालते अपन तो रिएक्शन होती है इस तरह की। फिर अपना आता है PCl5 अपना आता है। प्रिपरेशन कैसे होती है, व्हाइट फॉस्फोरस के अंदर एक्सेस ऑफ ड्राई क्लोरीन डाल देते हैं, ठीक है। तो पहले कम डाल रहे थे, अब ज्यादा डाल रहे हैं, तो वही रिएक्शन है। और अगर आप SO2Cl2 की रिएक्शन कराते हो ना, पहले SOCl2 था, अब SO2Cl2 आपने लिया है तो भी तुम्हारी हो जाएगी। और ये भी याद रखना है, ये थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है हालांकि, बट याद रखिएगा आप डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर। प्रॉपर्टीज की बात करें तो PCl5 येलोइश व्हाइट पाउडर होता है, ठीक है। हाइड्रोलाइज करके POCl3 बनाता है, फिर H3PO3 बना देता है। तो PCl5 आप लेते हो, इसके अंदर H2O डालते हो तो ये POCl3 बनाता है पहले तो विद HCl, और POCl3 के अंदर और पानी जाता है तो ये बन जाता है तुम्हारा H3PO4 और HCl, ठीक है भाई। PCl5 को हीट अगर करते हो तो क्या बन जाता है, ये बना देता है तुम्हारा PCl3 प्लस Cl2। ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ वापस से तुम्हारा वही रिएक्शन हो जाती है जो अपने पहले देखी थी। अगर तुम इसके अंदर फाइनली डिवाइडेड मेटल डालते हो तो तुम्हें क्लोराइड मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल Ag डालोगे तो AgCl मिल जाएगा, Sn डालोगे तो SnCl4 मिल जाएगा और PCl3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो चलो आप समझ गए होगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। ये आपने ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ी हुई है काफी सारी रिएक्शंस। तो चलो यार, ये अपने को जो मेन जो क्लासेज ऑफ कंपाउंड्स थी वो तो चलो हो गए हैं। अपन वापस ग्रीन पे लौट जाते हैं, हमारे प्यारे कलर पे, और अपन कुछ अब एक्स्ट्रा कंपाउंड्स देखेंगे, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा कंपाउंड्स इन द सेंस कि यार ये कुछ ऐसे कंपाउंड जिनमें कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है, तो आप पहले वाली चीजें याद करें, उसके बाद आप इन पे जरूर आइए, आपको टाइम मिले तो सबसे पहले आता है तुम्हारा सोडियम थियोसल्फेट, Na2H2O3.5H2O, ठीक है। इनके बारे में हम कुछ फटाफट से चीजें देख लेते हैं। प्रिपरेशन कैसे होती है इसकी, Na2SO3 के अंदर तुम S डालते हो, बॉइल्ड इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो Na2H2O3 मिल जाता है। या फिर क्या कर सकते हो, NaOH के अंदर तुम, या फिर NaOH के अंदर सल्फर डाल सकते हो, हीट करते हो तो भी Na2H2O3 मिल जाता है। Na2H2O3 प्लस Na2S मिल जाता है प्लस H2O, ठीक है। प्रॉपर्टीज के अंदर कलरलेस क्रिस्टलिन सब्सटेंस होता है, सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, और इसको हीट करते हैं तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चला जाता है। क्लोरीन रिमूवल में कई बार काम आता है, एंटी क्लोर कहते हैं इसको, क्यों? क्योंकि Na2H2O3 रिएक्ट करता है तुम्हारा क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, और ये तुम्हें देता है क्या, NaHSO4 देता है अलॉन्ग विथ HCl, ठीक है। तो आपको याद करना है, एंटी क्लोर इसको कहते हैं। रिएक्शन विथ HCl की बात अगर हम करें तो ये H2O3 2- आयन रिएक्ट करता है H+ के साथ, और ये सल्फर डिपॉजिट कर देता है व्हाइट कलर की, SO2 भी बन जाता है। तो डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन है ये, और H2O तो बनता ही है। कॉम्प्लेक्स बनाता है कई बार ये, सिल्वर सॉल्ट के साथ जैसे रिएक्ट करेगा AgNO3 AgCl AgBr AgI के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, Ag2H2O3 की व्हाइट PPT बना देगा, ठीक है। ये रिएक्शन फोटोग्राफी में यूज होती है, ठीक है ना। यहाँ पे हाइपो एज अ फिक्सर यूज होता है, फोटोग्राफी में यूज होती है, याद रखना इसको, है ना। FeCl3 के साथ रिएक्ट कराओगे तो FeS2O3 2- एक बनाएगा ये कॉम्प्लेक्स, ठीक है। पिंक या वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स इसको बोला जाता है, अनस्टेबल होता है ये, थोड़ी देर में कलर फेड हो जाता है। AuCl3 के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये बनाएगा Na3AuS2O3 होल ट्वाइस। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भाई गोल्ड बहुत रेयरली रिएक्ट करता है किसी चीज के साथ, तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है। सिमिलरली ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि फोटोग्राफी रिलेटेड है, ये रिएक्शन आपकी रेयर है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो अजीब व गरीब चीजें उनको याद रखना है आपको, है ना, ऐसे साइड लाइन नहीं कर लेना है। CuCl2 के साथ रिएक्ट कराओ
तो बना देता है Na4Cu6S2O3 अब ये वापस से देखो 654 ऐसा कभी आता है किसी मॉलिक्यूल में? नहीं, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, तो ये चीजें ध्यान में रख सकते हो आप। अब जेई एडवांस वाले क्या बोलेंगे कि इफ CuCl2 reacts with S2O3 2- ion then how many atoms are present in the complex formed, ऐसा क्वेश्चन पूछ लोगे इंटीजर टाइप, तो तुम क्या करोगे? तुम्हें अगर कॉम्प्लेक्स ही नहीं पता तो क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं, राइट? तो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है तुम्हारा सोडियम थियोसल्फेट। MnO4- को ये बना देता है, रिड्यूस कर देता है Mn2O3 के अंदर, ठीक है, और ये खुद SO4 बन जाता है। I3- को बना देता है ये I- के अंदर, ठीक है, और खुद वापस से S4O6- बनता है, इसके अंदर S4O6- में कन्वर्ट होता है, ये याद रखना, ठीक है, S4O6 2- और यहाँ पे SO4 2-, तो ये भी याद रखना आपको कि भाई किसमें कन्वर्ट खुद हो रहा है। हीटिंग करने पर Na2H2O3 का पहले तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन चला जाता है, .5H2 इसके अंदर होता है, वो चला जाता है, और फिर आपका Na2SO4 और Na2S5 बनता है। रिएक्शन विद सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ लीड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। S2O3 2- आयन को अगर आप रिएक्ट कराते हो Pb2+ के साथ, तो ये तुम्हें देता है PbS2O3 की व्हाइट पीपीटी, ठीक है, और यही व्हाइट पीपीटी H2O के साथ जब अगड़म पगड़म करती है तो ये PbS की ब्लैक पीपीटी दे देती है, ठीक है ना। Ba2+ जो है वो व्हाइट पीपीटी देता है BaH2O3 की, लेकिन कैल्शियम थियोसल्फेट सॉल्युबल होता है, ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स थे। इसको हाइपो बोला जाता है वैसे, और इसका एंटीक्लोर की तरह यूज होता है, फोटोग्राफी में यूज होता है, मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है। तो Na2H2O3 को तुम हाइपो भी बोलते हो, ये याद रखना। फिर बात करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, H2O2 की बात करते हैं, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी करते हैं H2O2 की बात, ठीक है। तो ये आप एनसीईआरटी के अंदर अगर आप जाएंगे ना, तो आपको एक वाटर नाम करके शायद चैप्टर मिलेगा, सॉरी हाइड्रोजन नाम करके, है ना, उसके अंदर आपको ये सब बता रखा होगा, लेकिन अपन यहाँ पे पढ़ लेंगे। लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन H2O2 का रहता है, BaO2 लेते हैं, .8H2O, इसमें H2SO4 डालते हैं कोल्ड, तो ये BaSO4 बना देता है व्हाइट कलर का, ठीक है, और H2O2 भी बन जाता है, ठीक है ना। तो अब अपन BaSO4 को कई बार फिल्टर कर देते हैं, तो अपने पास जो बचता है वो एक्वस H2O2 होता है, ठीक है। तो ये चीज अपनी होगी, रिएक्शन कैसे बनाते हैं। इसके अलावा आप H2SO4 की इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह करते हो ना एक करंट डेंसिटी के अंदर, तो परऑक्सो सल्फेट बन जाता है, उसको हाइड्रोलाइज करके भी आप बना सकते हो, या ऑटो ऑक्सीडेशन से भी आप कर सकते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं वो, इसलिए मैं उनमें ज्यादा नहीं घुसूंगा, बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, कलरलेस विस्कस लिक्विड होता है, जो लार्ज क्वांटिटी में ब्लू दिखता है और वाटर सॉल्युबल होता है एच बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इसका पानी से ज्यादा होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट लेस होता है, ठीक है। डेंसिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी पानी से ज्यादा होता है। एक्वस सॉल्यूशंस में काफी ज्यादा स्टेबल रहता है, ओके, कंपेयर्ड टू एनहाइड्रस लिक्विड। और ये धीरे धीरे H2O2 जो है ये तुम्हारा H2O + O2 में धीरे धीरे डिकम्पोज होता रहता है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना आपको। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी में भी मिलेगा, H2O2 ग्लास कंटेनर में नहीं होता है, क्योंकि ग्लास के अंदर थोड़े से एल्कलाई मेटल आयंस होते हैं, तो इससे कई बार एक्सप्लोजिव डिकम्पोजिशन हो जाती है और तुम्हारा जो लैब है वो फट जाएगा, ठीक है। फिर स्कूल वाले तुमसे मांगेंगे कि भाई पैसे दो, तुमने हमारी लैब तोड़ दी है ना, तो ऐसी हरकतें हम ना करें, तो ये अच्छा है, ठीक है। एसिडिक नेचर, तो ये H+ और HO2- रिलीज करता है तुम्हारा, मतलब H+ में से निकलता है। लिटमस को ये रेड टर्न कर देता है, बहुत वीकली एसिडिक होता है ये, ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल Na2CO3 जैसे तुम लोगे, उसके अंदर रिएक्ट कर जाएगा थोड़ा बहुत, ये कोई Na2O2 बना दिया, H2O बना दिया, CO2 बना दिया, ये थोड़ी बहुत इस तरह से रहती है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो ये ऑक्सीडाइज कर देता है, PbS को ऑक्सीडाइज करता है ये PbSO4 के अंदर, ठीक है। इसके अलावा H2S को ये ऑक्सीडाइज कर देता है सल्फर के अंदर। पोटेशियम आयोडाइड एंड स्टार्च के साथ ये काफी डीप ब्लू कलर एक बना देता है I3- का, ठीक है। तो डीप ब्लू कलर जहां पे भी दिख जाए ना तुम्हें, ये तुम्हें I3- तुम्हें आयन पहचान लेना, आयोडीन का लेना देना उससे अगर कहीं पे है, तो डीप ब्लू कलर का मतलब I3- तुम्हारा बन रहा है, मतलब काफी डीप ब्लू बनता है। बेंजीन के साथ रिएक्ट कराओगे, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ FeSO4, तो ये फिनॉल बना देगा। आई थिंक ये प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के अंदर भी बताया होगा आपको। हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट कराओगे NH2 तो ये तुम्हारा दे देगा N2 + H2O। तो काफी सारी रिएक्शंस की रहती हैं, कोई इसका एंड नहीं है, तो मैं कुछ आपको बता रहा हूं। जैसे एक और रिएक्शन में बता देता हूं, एल्कलाइन। अब ये तो थी एसिडिक मीडियम में, एल्कलाइन के अंदर अगर हम बात करें, ठीक है, CrOH होल थ्राइस को अगर अपन रिएक्ट कराते हैं NaOH के साथ,
तो ये तुम्हें दे देता है, और H2O2 को रिएक्ट कराते हैं तो ये तुम्हें दे देता है Na2CrO4। अब CrO4 आपको चलो मिल गया। इस पे CrO4 की रिएक्शन वापस से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि Cr2O7 K2 KMnO4 वगैरह ये सारी जो रिएक्शंस हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डी ब्लॉक में यही दोनों चीज सबसे इंपॉर्टेंस रखती है और इन पे क्वेश्चन दबा के आते हैं, है ना। तो NaBO2 जैसे आप लेते हो, इसको आप रिएक्ट कराते हो H2O2 के साथ विथ H2O, तो ये देता है तुम्हारा बहुत ही अजीब सा कॉम्प्लेक्स बनता है, देखना। और ये चीज याद रखो, क्योंकि भाई देखो ये अगड़म बगड़म चीजें ही आती रहती है एग्जाम में कई बार, और स्पेशली आजकल तो जेई का पैटर्न ऐसा होता भी जा रहा है कि भाई इस तरह की रटने वाली चीजें आ रही हैं ज्यादा, है ना। अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर कभी पूछ रहे हैं, कभी क्या पूछ रहे हैं। इसको कहते हैं सोडियम पर ऑक्सोबोरेट। इसका स्ट्रक्चर मैं बना के बताता हूं तुम्हें। स्ट्रक्चर देखो याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, सिमेट्रिक है काफी, तुम गैस भी कर ही सकते थे थोड़ा बहुत, तो मतलब ठीक है, हिंट मिलने के बाद तो गैस कर ही सकते थे। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का रहता है, ठीक है। तो याद कर लो, हो सके तो क्वेश्चन कभी आ जाए कि भाई इसके अंदर कितने ओ बॉन्ड है, या इसके अंदर कितने लोन पे, ऐसे सवाल आते रहते ना छोटे मोटे, तो वो आप कर पाओ, कितनी रिंग है क्या नहीं है ना। ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करता है, ठीक है। तो अभी तक अपन जो रिएक्शंस देख रहे थे उसमें आपने नोट किया होगा कि भाई H2O2 खुद H2O में रिड्यूस हो रहा है और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, लेकिन अब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। अब मैं जो रिएक्शन लिखूंगा उनके अंदर, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, अब इसके अंदर देखो ऐसा कुछ रहता है, ये O2 प्लस H प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो Ag2O जैसे जो है, इसको ये Ag में रिड्यूस कर देगा, O3 को ये O2 में रिड्यूस कर देगा, ठीक है। गोल्ड सॉल्यूशन जैसे आप लेते हो Au3 प्लस आयन, तो इसको Au में कन्वर्ट कर देता है, MnO4 माइनस को Mn2 प्लस में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह की बहुत सारी इसके अंदर रिएक्शंस भी आपकी रहती हैं। अब यहाँ पे एक अपन देखते हैं टेस्ट फॉर H2O2 जो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना रहेगा आपको, है ना। Cr2O7 2 माइनस अपन लेते हैं, इसके अंदर अपन डालते हैं H प्लस विद H2O, ठीक है। एमाइल एल्कोहल इसमें डालते हैं तो ये CrO5 बना देता है। CrO5 ब्राइट ब्लू कलर सॉल्यूबल कंपाउंड होता है, सॉल्यूबल होता है डाइथाइल ईथर के अंदर, एमाइल एल्कोहल में और एमाइल एसीटेट के अंदर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप CrO4 लेते हो, उसके अंदर H2SO4 डालोगे अगर आप, तो ये Cr2OSO4 होल्ड वाइज बनाएगा, H2O बनाएगा और ऑक्सीजन बनाएगा, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं आपकी। इसके अलावा अगर आप लेते हैं HCHO लेते हैं, इसके अंदर अगर आप H2O2 डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस एंड पायरागेलोल नाम करके इसमें रहती है आपकी सब्सटेंस, तो ये HCOH बना देता है। अब ये थोड़ा ऑर्गेनिक टाइप बातें होगी, बट ठीक है, ये रिएक्शन आप याद रख सकते हो, ओके। अब इसमें जैसे टाइटेनियम का आप जैसे लेते हो Ti4+, ठीक है, इसके अंदर तुम अगर H2O2 डालते हो, H2O डालते हो, तो ये H2TiO4 बना देता है, जो येलो या ऑरेंज कलर का होता है। तो रेड कलर, ऑरेंज रेड कलर का कहीं ना कहीं आपका कई बार सॉल्यूशन बन जाता है, अगर आपका सॉल्यूशन स्ट्रांगली एसिडिक है। अगर वेरी डाइल्यूट है तो येलो कलर का बनता है, बट ठीक है, ये आप याद रख सकते हो। तो अगर आपको याद रखना कि टाइटेनियम कहीं पे आ रहा है और ऑरेंज, येलो, थोड़ा रेड, इसकी कहीं बात हुई तो H2TiO4 हो सकता है। ये सब छोटी छोटी चीजें दिमाग में घुसाते हैं ना, तभी जाके मार्क्स आते हैं ना, तो घुसाओ। ब्लीचिंग की तरह काम आता है, ब्लीचिंग एजेंट की तरह, सिल्क, वूल, कॉटन, आइवरी वगैरह के अंदर, ओके। वैल्यूएबल एंटीसेप्टिक है, एंटी क्लोर में काम आता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रॉकेट फ्यूल के अंदर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में काम आता है, ठीक है। तो कभी आपको रॉकेट बनाना हो तो याद करना कि भाई बताया गया था हमें कि भाई रॉकेट फ्यूल के अंदर यूज होता है। तो चलो इसी के साथ आपकी थ्योरी जो मुझे बतानी थी यार कि इतना इतना पढ़ लोगे इनफ रहेगा पी ब्लॉक के लिए, वो मैंने बता दिया। अब इसके बियॉन्ड कोई जाना चाहे जबरदस्ती, देखो एक तो इसके साथ एनसीईआरटी तो तुम्हें याद करनी है। वैसे मैंने तुम्हें एनसीईआरटी से काफी ज्यादा ज्ञान दे दिया इन लेक्चर्स में, इतना तुम्हें एनसीईआरटी में मिलेगा नहीं। मतलब मैंने ये देखा है कि भाई ये रिएक्शन अगर तुमने याद करे जो मैंने बताई है, तो तुम जेई एडवांस निकालने तक के हो जाओगे। भाई एडवांस में तुम्हें क्वेश्चन पूछ रहा है, तुम ज्यादातर चांसेस है कि बता दोगे अगर तुम्हें हर चीज याद है। और ये हर चीज बच्चा याद करना बहुत मुश्किल है ना, तुम खुद समझो ना, इतना सारा इसमें कंटेंट था, राइट। और अगर तुम्हें ऐसा है कि नहीं यार मुझे तो और पढ़ना है, तो एनसीईआरटी तुम जाके देख सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर हर एक रिएक्शन याद होनी चाहिए, बोर्ड में भी काम आएगी, मेंस में भी काम आएगी, एडवांस भी आएगी। और इसको और ज्यादा हो रहा है कि भाई यार इतने से तो मेरा चांद नहीं बना, तो तुम जेडी ली बुक पढ़ सकते हो, ब्लैक कलर की आती है मंगा के, है ना। उसमें थोड़ा ज्यादा दे रखा है, भाई घबरा जाओगे, लेकिन अच्छी बुक है। मैंने पर्सनली ये पूरी बुक एंड तक अच्छे से पढ़ी थी, जो सिलेबस में था जेई का, और बाहर की भी चीजें मैंने काफी देखी थी। और इससे कभी कभी जेई एडवांस्ड वगैरह या ओलंपियाड में क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो बाकी बच्चे नहीं कर पाते हैं।
तो अगर तुम 100% लाने का सोच रहे हो एडवांस के अंदर कि भाई हम तो AIR 50 में लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, देन यू शुड डेफिनेटली लर्न। अदरवाइज ये जो मैंने बताया और NCERT इतना करके भी तुम 80-90% का जवाब दे दोगे जेई एडवांस में भी, है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय। याद करना अच्छे से, रटना है ना। Thank you for watching this video till the end. I'm sure that you enjoyed it. यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो YouTube पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन दी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स में डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज। गुड लक।